अस्सलाम वालेकुम उद्दान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जबरान। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है। जी बस अब उम्मीद है कि रमज़ान हमारी कुछ और रूटीन्स के अलावा इस रूटीन पे भी करम करेगा और वी विल ट्राई एंड बी मोर रेगुलर। हालांकि रमज़ान में आमतौर पे मेरा जो जो परव्यू है और हमारे इस्ताद भी हमें यही बताते हैं कि हमारा जो फोकस है ना वो इन्वर्ट हो जाना चाहिए रमज़ान में। यानी या वो जो दावती और अपने व्यूज़ लोगों को बताने वाली सारी जो काबिश होती है वो ज़रा बैक बर्नर में चली जानी चाहिए और सारा हमारा फोकस इन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो शायद उसकी वजह से भी एक शुरू का पहला एक हफ्ता जो वैसे ही मुश्किल मुश्किल गुजरता है रमज़ान में, या उसमें हम कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। लेकिन चलें अभी शुरू करते हैं। तो जी बिल्कुल। क्या इरादा है, किस तरीके से शुरू करें? मेरे ख्याल में हम कुछ टॉपिक्स जो कि आजकल हालात हाज़िरा के हवाले से हैं, पहले उनको ले लेते हैं। जो इस वक़्त यूएस और यूक्रेन और वो हाँ। चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और उसपे वो जितनी बड़ी एक अजीब-सी सिचुएशन बनी यस। हुई है। कोई आर्म फ्लेक्स करता है, फिर वो उनके गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, फिर कोई और स्टोरी आ जाती है। तो उसपे ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे इस पिछले जो वीकेंड दौर गुजरा है जिसमें हम कोई अपना प्लान नहीं कर सके सेशन, उसके हुँ, दरम्यान में बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं ना असल में। एक तो हुँ, ये कि ट्रंप इन ऑफिस आने के बाद से लेके अब तक, हालांकि मेरा ख्याल है हार्डली 5-6 हफ्ते ही हुए होंगे, हुँ, उस दौरान में अर्थ शैटरिंग किस्म की मूव्स हो चुकी हैं। लगता है ऐसे ही है कि दुनिया का सारा रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो एक बना था वर्ल्ड वॉर्स के बाद, वो क्रम्बल हुँ, करने जा रहा है। और इसका आगाज़ जो मेरे ख्याल से वाकई सब्सटेंटिवली फील होना शुरू हुआ है, वो ज़ेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के सदर हैं उनका दौरे अमेरिका से हुआ है। हालांकि उससे पहले ही इसके शवाहिद नज़र आने शुरू हो गए थे कि अमेरिका अपना सारा तेवर बदल रहा है। हुँ, जॉर्डन के हेड ऑफ स्टेट से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके आगे पीछे केयर स्टार्मर से भी हुई और भी लोगों से हुई, जिसमें हुँ, नज़र आना शुरू हो गया था कि ट्रंप जो है अपना किस तरह का एक यूएसए का पूरा शिफ्ट कर रहा है, पूरा जो फोकस है दुनिया की तरफ। वो जो एक पूरा हमने डिस्कस किया था इससे पहले के प्रोग्राम में कि अमेरिका पर तमाम सुपर पावर्स की तरह एक दौर गुजरता है। एक दौर वो हुँ, होता है जिसमें वो तमाम दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहा होता है, और एक दौर वो गुजरता है जो कोई भी सुपर पावर इन्वर्ट्स देखती है। वो कहती है नहीं, हमने अपने मामलात को दुरुस्त करने हैं, हालात बहुत बिगड़े हैं। तो ट्रंप जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक दौर आया था, कि अमेरिका ने कहा था कि मैं आइसोलेशनिस्ट हो रहा हूँ, बस दुनिया से अलग होकर अपने अपने ऊपर फोकस करेंगे। हुँ, और उसी के नतीजे में फिर हुआ ये कि ग्रेट रिसेशन आ गया। और हुँ, उस ग्रेट रिसेशन के बाद जो है, थोड़े अरसे के बाद आपको पता है वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर टू 2। स्टार्ट हो गई। तो ये इसी तरीके के मैं तो ट्रंप को कोई आला हुक्मरान नहीं समझता। हालांकि दुनिया में इसके बारे में ओपिनियन कटी हुई है, और वो क्यों हुँ, कटी हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसकी नहीं, तरह के लीडर्स होते हैं आमतौर पे, जब वो आते हैं सुपर पावर्स के अंदर तो हुँ, बहुत मसाइल पैदा कर देते हैं सारी दुनिया के लिए। एक चलते फिरते हुए निज़ाम के अंदर जो है ना, अपनी पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत वो अपने कुछ जहन के अंदर उनके ख्यालात होते हैं कि नहीं, हमारा ख्याल है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। और यानी कि हालात की नज़ाकत ऐसी होती है, वक्त की नज़ाकत ऐसी होती है कि उन बातों में एक बड़े हिस्से अवाम को नज़र भी आ रहा होता है कि शायद इन चीज़ों में वाकई हमारे लिए फ़लाह हो। तो उस रैम्पेज पे वो जाते हैं और मेरे ख्याल से सारे ऑर्डर को उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन अदनान, ये आप क्या नहीं समझते कि वो जो ऑर्डर है, उसने जिस एक किस्म के उसमें कैटाटोनिक स्टेट में चला जाता है जब कोई चीज़ होनी शुरू होती है और उसने उसको नहीं एड्रेस करना होता, और लोग वो भी देख रहे होते हैं, और उसके रिएक्शन में फिर ऐसे लोग जब आते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ, सही या गलत, वो जाके ऐसा कुछ अपेंड कर देते हैं। वो तो वक़्त की ज़रूरत भी होती है, ये फितरत का निज़ाम भी है मेरे ख़्याल में। जब आप एक लिबरलिज़्म के लिबादे में इतना अरसा गुज़ारने के बाद और इतनी एट्रोसिटीज़ कर चुकने के बाद भी वो मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे होते हैं, जो आपको अब आम आवाम भी देने पे तैयार नहीं है। हालाँकि जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज़ थी, वो थी तो अमेरिकन उसकी ना, वो अमेरिकन हेजेमनी को बढ़ाने के लिए अपेरेंटली थी, सब चीज़ों में थी। हाँ, वो प्लेन कम करते थे, नारे कम मारते थे, लेकिन आम बंदे को इससे ग़र्ज़ नहीं है। क्या ये अभी जो कुछ हो रहा है, अगर आप अमेरिका को सुपर पावर के तौर पे या उनके ऊपर जो उसकी बनती है ज़िम्मेदारी सुपर पावर होने की, वो छोड़ दें, तो ट्रम्प अपने मुल्क के लिए तो बिल्कुल ठीक कर रहा है।
जो उसको समझ आ रही है कि वो बार्गेन करके किसी तरह भी थ्रेट करके वो, चूँकि आर्ट ऑफ द डील उसने मेरा हमें शायद मैंने किताब नहीं पढ़ी, शायद उसका मतलब ही ये था कि भई ब्रिंग समबडी टू द टेबल थ्रू एनी मीन्स नेसेसरी एंड देन कट अ डील। तो हाँ, उसको एक-एक करके देख लेते हैं। मुझे ओवरऑल आपकी बात से इत्तेफ़ाक है। असल में अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसे बनाया है कि चीज़ें लाज़िमन डिटीरियरेट करती हैं। यानी किसी भी आला स्टेट के ऊपर आप ज़्यादा अरसे कायम नहीं रह पाते, और वही जी। हुआ है। आमतौर पे जो लिबरल थॉट आई है वेस्ट में, वो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता डिके करती रही है, और अब वो वाक़ई अपनी लगता है कि उन थपेड़ों में आई हुई है जो बिल्कुल बिल्कुल इख्तितामी थपेड़े होते हैं। लेकिन हुँ, बड़ा फ़र्क होता है जिब्रान। मैं आपको पता है कि तकरीबन उसी पॉइंट ऑफ व्यू का आदी था कि जिसका आदी हमारी आवाम का अक्सर हिस्सा है, हमारी ही नहीं तमाम तकरीबन मुस्लिम अवाम के, जो आमतौर पे इस पूरे वेस्टर्न ऑर्डर को और अमेरिका को ख़ास करके बुराई का सर ख़ैल समझा करते थे, और हम हुँ, समझते थे कि सारा का सारा जो दुनिया के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं, ये हुए ही इनकी वजह से हैं, और हुँ। इनकी मुनाफ़क़त है, और इनके मज़ालिम हैं, और इनका दुनिया को एक्सप्लॉइट करना है, इम्पीरियलिज़्म है, वग़ैरह-वग़ैरह। ये वो चीज़ें थीं जो मैं भी इन चीज़ों का कायल रहा। लेकिन जब हमने शऊर की आँख खोली और आहिस्ता-आहिस्ता दीन को और दुनिया को देखना शुरू किया, और फिर बड़ी चीज़ वही जो हम पिछले कुछ प्रोग्राम से ज़बान डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का कौल हमारे सामने आ गया कि वो हुँ, ज़ात इस पूरे ऑर्डर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नशअत सानिया से नुज़ूल सानी से ताबीर कर रही है। वो हुँ, ज़ात अगर ये कह रही है इस चीज़ के बारे में, तो हमें भी इसको एक दूसरी दफ़ा पलट के देखना है ना, कि क्या हमारे मेयारात तो परवर्ट नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कुछ ऐसे मेयारात अपने ज़हन में कायम कर लिए हैं, जो बाज़ जगहों पर रियलिस्टिक नहीं है, और बाज़ जगहों पे बिल्कुल परवर्टेड हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वो कहते हैं ना रोज़ टिंटेड ग्लासेस, तो हमारी हुँ, तो मेरे ख़्याल से कोई इसको ऑपोज़िट कुछ कर लेते हैं, लेड टिंटेड ग्लासेस हैं या पॉइज़न टिंटेड ग्लासेस हैं, हमने वो पहनी हुई हैं इतने अरसे से, और हमें अंदाज़ा नहीं हो पाया कि दुनिया ने पिछले तकरीबन 1 सेंचुरी जो है, वो इस कदर बेहतरीन हालात देखे हैं, जो इससे पहले की दुनिया में अनहर्ड ऑफ थे। और जी, ऐसे उसकी ही है। वजह से जी, जी। देखें वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एंगल तो हमने तो अपने बुग़्ज़ की वज़ह से, असबियत की वज़ह से हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, जो आप हुँ, कह रहे हैं, उसको तो एक्सेप्टेंस उसकी अभी भी मुश्किल है बहुत इसलिए। जी। असल में हो ये रहा है कि चूँकि आप मुसलमान दुनिया एज़ अ होल तो वो अम, किसी डिसीज़न मेकिंग का हिस्सा नहीं है दुनिया में इस वक़्त, फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है? तो जब इनके यहाँ पे हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसका भी हम पे ही आएगा असर जो आएगा। पहले हमने अगर फ़ायदा नहीं उठाया उस रिलेटिव एरा ऑफ पीस का अपनी नालायकी की वज़ह से, तो अब इस जब नया अनसर्टेनिटी का दौर आ रहा है, उसमें भी तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार है शायद, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया है, कि भई कोई आ रहा है तो हम फिर उस लेंस से देख रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ट्रू है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये इस दुनिया की ना कुछ ऑपोज़िट्स के साथ चलती है ये दुनिया। उसको आप हुँ, वही डायलेक्टिकल अंदाज़ में देख लें कि किस तरीके से थीसिस और सिंथेसिस होता है, और फिर कोई एक नई जगह पे आप जाके पहुँचते हैं। वो हुँ, मामलात चलती हैं दुनिया में। मैं भी यही समझता हूँ कि हर थोड़े अरसे के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, या अगर आप दुनिया पर इसको फैला दें, तो कंज़र्वेटिव्स और लिबरल्स का आपस में जो ये मुठभेड़ रहती है, ये हुँ, इससे बेहतरी आती है, यानी बेहतरी आ सकती है। चलिए हम ये थोड़ी एहतियात से बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हुँ, बेहतरी आए, लेकिन बेहतरी आ सकती है। कुछ हुँ, चीज़ें जो हैं वो, लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि हमें ना हालात को तारीख़ पूरे के अंदर सिचुएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जी, हम अच्छे प्लेयर्स और बुरे प्लेयर्स को अलग नहीं कर पाते। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के साथ देखें, तो फिर ये तमाम बहसें पैदा हो जाती हैं कि नहीं, ये अच्छा कर रहा है, ये यूक्रेन की जंग ख़त्म करना चाहता है, ये तमाम मामलात को सेटल करना चाहता है। जितना भी हमें उसके गज़ा के प्लान के ऊपर गम और गुस्सा हो, और वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हुँ, बहरहाल ऐन मुमकिन है कि उससे कोई बेहतरी पैदा हो जाए। अभी तक तो वो यही कह रहा है कि ठीक है, उससे एक रिविएरा बनाएगा और सारा अमेरिका खुद उसे कंट्रोल सँभाल लेगा। एंड मुमकिन है हुँ, कि उसमें से कोई खैर की गुंजाइश पैदा हो जाए, और उधर फ़िलिस्तीनियों को रहने दिया जाए, या ना भी रहने दिया जाए तो वो किसी और इलाके में जाके खुशी से आबाद हो जाएँ। मैं वो कह रहा हूँ कि जी, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस जो ऐसे लीडर आके देते हैं, हुँ, वो बाज़ लोगों को बड़ी बेहतरी के पेश-ख़ैमा नज़र आ रहे होते हैं। मैं उसको इस तरह की सोच को रद्द नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रा हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलें। हम पहले जी, सिचुएट करें कि वो तारीख के किस मौके के ऊपर आ रहा है। इस मौके हुँ, पर आने से तारीख के उस पूरे जो एक
मॉरल आर्क चल रही होती है यूनिवर्स की, उसके अंदर वो कहाँ पर हम उसको सिचुएट करें और फिर हम उसके इंडिविजुअल एक्ट के बारे में बात करके एक पूरा नक्शा हम कायम करने की कोशिश करें। तो पहले जी। ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को ले लेते हैं। यस। देखिए, अमेरिका के ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम रहा है और बड़े-बड़े वो थिंकर्स जिनकी मैं भी बहुत कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस दौर के लिए वो मनारा नूर है, ऐसे जो थिंकर्स हैं, नोम या चॉम्स्की हो गए, ठीक है? यानी कि आप क्या बात करें उस बंदे के बारे में कि इस दौर का बड़ा तरीन अगर कोई बुज़ुर्ग शख्सियत आप कह सकते हैं जो जो थ्रू आउट पूरे तारीख़ के धारे के अंदर हक के साथ खड़ा रहा है, तो वो शख्स है। जी, आपकी आप मॉरल मॉरल कॉन्शियस को अपील करता रहा इंसानों की फील हर करता दो है और अपने मौके पे। अपने मुल्क के अंदर रहते हुए वो इतनी हायर एकेडमिक जगहों में पहुंचने के बावजूद वो अपने मुल्क का कितना बड़ा नाकिद है। नॉम चॉम्स्की को ले लें, आप जॉन मेयर शाइमर को ले लें, आप जेफरी सैक्स को ले लें, ये दोनों तो वो बड़े अब थिंकर्स बन गए ना, जो अमेरिका के ऊपर बिल्कुल नॉम चॉम्स्की के अंदाज के अंदर अब मेरे ख्याल से उससे बेटा उन संभाल रहे हैं। हम्म। ये लोग कितना खुल के सब सब लोग जो हैं वो खिलाफ हैं यूक्रेन की जंग के। फिर और जो जी। इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर हम उनमें से बाज़ के नाम देखें, जैसे डेव स्मिथ है, यानी मैं तो हम्म। उस बंदे का बहुत बड़ा कायल हूँ उसकी फिरासत का, जिस तरीके से खुल के वो फ़िलिस्तीन के हक में आया है। इसी तरीके से आप इयन कैरल को देख लें। ये बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने बिल्कुल ऑल आउट जाकर हक का साथ देने का फैसला किया। या वो लोग भी आप देखें जनरली यूक्रेन की जंग के खिलाफ ही हैं। वो बड़ी हद तक अमेरिका को इसका या तो कसूरवार समझते हैं या कम से कम इस दर्जे पे खड़े हुए हैं कि भाई हमें इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और हमें हकायक को तस्लीम करके इस जंग को ख़त्म करने की तरफ जाना चाहिए। तो वो तो जो यूक्रेन की वॉर शुरू ही हुई है उस वक्त से ही मुखालिफ हैं कि भाई हम यानी कि हमसे मुराद अमेरिका इस जंग में सही जगह पे नहीं खड़ा हुआ और बाज़ तो उनमें से ये कहते हैं कि बल्कि अमेरिका तो इस जंग को इंस्टिगेट करने वाला था। उसने हम्म। अगर नेटो की मेंबरशिप जो यूक्रेन से डिमांड कर रहा था, उसकी के लिए बेकन ना किया होता और अपना जो है ना हेड्स अप ना दिया होता यूक्रेन को काफ़ी अर्सा पहले, तो ये मसाइल शायद पैदा ही ना होते। बल्कि वो सबको पता ही है, उस ट्रीटी को भी कोट करते हैं, वो जब 90 की दिहाई में की गई, तो या ये मान के की गई कि भाई 1 इंच भी नेटो जो है यहाँ से दाएं जाने ईस्टवर्ड्स मूव नहीं करेगा। इस हम्म। तरह की सारी बातें हमारे सामने हैं, यस। ऐसे थिंकर्स भी हमारे सामने हैं। लेकिन मैं उन सब से इस दर्जे में इख्तिलाफ समझता हूँ कि यार ये एक वैल्यूज़ की जंग है। देखिए यही वो बात है जहाँ पे मैं हमेशा अल्लाह ताला के कौल को इन करता हूँ फैक्टर्स में, कि अल्लाह हम्म। ताला ने क्यों इस सारे मामले को ईसा और दज्जाल से रिप्रेजेंट किया। क्योंकि वाकई ये इतने कंफ्यूजिंग मामलात हैं कि इसमें अल्लाह ताला को महसूस हुआ कि मेरी हिदायत की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। वो हम्म। चीज़ें जो लोगों को हक नज़र आ रही होंगी वो दरअसल हक नहीं होंगी, और वो चीज़ें जो लोगों को शायद हक ना नज़र आ रही हों उन्हीं में सारी फलाह पोशीदा होगी। जब इस ज़ाविये से आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो फिर ये बातें मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो बातें की जा रही हैं ना कि अमेरिका ने नेटो से जो सारा मामलात किए हैं, उससे सारे मसाइल पैदा हुए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें चल रही होती हैं और उनके अंदर जो इंटरनेशनल मामलात होते हैं, उसमें 1-2 ब्लॉक्स बन गए। ये वही कोल्ड वॉर के एरा के अंदर बन गए वो ब्लॉक्स, और वो हम्म। ब्लॉक्स सिर्फ़ 2 सुपर पावर्स की आपस में जंग नहीं थी। जिसको आपको पता है ना, हमें सिखाया गया है कि हम दुनिया को ऐसे ही देखें कि बस या दो सुपर पावर्स की आपस में जंग हो रही थी। हमने पता नहीं क्यों अमेरिका का साथ दे दिया और क्यों रशिया का साथ नहीं दिया, और उसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा जो भी करता है, छलांग भी लगाता है, तो बस इस पर आता है कि देखो का रशिया जो है वो बेखुदा कम्युनिज्म की बात करता था, तो इसलिए हम उस तरफ चले गए। नहीं, मामलात इससे गहरे थे। एक वैल्यूज़ की जंग थी जो आज भी मेरे ख्याल से चल रही है। एक वो वैल्यूज़ का मॉडल है जो रशिया देना चाहता है, और एक वो वैल्यूज़ का मॉडल है जो वेस्ट देना चाहता है, ये जिसमें देखिए यूरोप और अर्थात अमेरिका शामिल इसमें है। इसमें जो वो जो हमेशा अभी हमें टर्म यूज की कि दे आर थ्रेट टू द वे ऑफ आवर लाइफ, राइट? यस। ये हमारे उसको थ्रेट है। वो जब अमेरिका ये कहता है तो हमें हम हमारे लोगों का ज़हन फौरन चला जाता है हॉलीवुड की तरफ, जिस तरह मूवीज में है कि वो वे ऑफ द लाइफ है ना, हम उसके बियॉन्ड देख नहीं सकते ना। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये डिस्टिंक्शन के ये अभी भी एग्जिस्ट करती है आफ्टर कोल्ड वॉर भी, उसमें तो फिर रशिया और उसकी जो एलाइड आइडियोलॉजी है, वो तो सुरियन ईवल करार दी जाएगी ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना? मतलब इतना हार्डली उसको जब आप करेंगे
क्या अल्लाह ताला की उस मैनिफेस्टेशन ऑफ द इवेंट्स अल्लाह ताला जिस तरह कह रहे हैं उसके हिसाब से इसको समझना इट इट वुड बी अ लीप ऑफ फेथ फॉर मेनी मतलब आप समझ रहे हैं ना? उस पर देखो, मैं तो कहता हूँ कोई लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं कहता हूँ सिर्फ लोगों के सामने हकायक रखे जाएँ कि हुँ, ये जो वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर है, एक वेस्ट ने दिया है और एक रशिया या चाइना या जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हैं ऑफ द ईस्ट, वो देना चाह रहे हैं। इन दोनों या की वैल्यू स्ट्रक्चर में बड़ा फ़र्क है। हम पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, सऊदी अरब जैसे मुल्क ने बिल्कुल कोई हुँ, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ जाने का फैसला नहीं किया था। वो वैल्यू स्ट्रक्चर हमारे वैल्यू स्ट्रक्चर से बहुत मेल खाता है। हुर्रियत इंसान की, हाँ, हुर्रियत इसमें तो कोई सोच शक की, नहीं है आपकी ये बात हाँ, ये बात इस ये लेवल पे ये ये हमारे साथ यानी कि हम बुरे हालात में थे मज़हब के एतबार से। अगर आप देखें हमारी दीनी हयात जो है, उसके हुँ, एतबार से अगर आप देखें तो हम बुरे हालात में थे। लेकिन कुछ इतने बेसिक वैल्यू स्ट्रक्चर्स हैं कि जो मैच करते हैं हम में और वेस्ट में। और आप अगर अच्छे हिस्टोरियंस को देखें और पढ़ें, जैसे आजकल रॉय कैसेग्रांडा हैं, बड़े ज़बरदस्त एक हिस्टोरियन ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के, बड़े ज़बरदस्त उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। किसी दिन उनके ऊपर अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। खालिद बिन वलीद पे उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है, बाकी लेक्चर्स बड़े ज़बरदस्त हैं उनके। अब वो तो ओपनली कहते हैं, वो कहते हैं असल में वेस्ट जो है वो स्टार्ट ही इस्लाम से हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो हमने कहते हैं ना जब वेस्ट करते हैं तो उसमें हम इस्लाम को ईस्ट की एक पैदावार समझ के उसको अलहदा कर देते हैं। वो कहते हैं ये हुँ, पूरा जाविया नज़र ही गलत है। इस्लाम भी वेस्ट का हिस्सा है और इस्लाम से ही सारी वेस्टर्न वैल्यूज़ अल्टीमेटली आई हैं जो वेस्ट ने अडॉप्ट की हैं। तो इसलिए ये जो बेटन पास ऑन होता रहता है ना एक से दूसरे को, वो हुँ, ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन से इस्लाम को पास ऑन हुआ और इस्लाम ने फिर दोबारा वेस्ट को या यूरोप वगैरह को पास कर दिया, जिन्होंने फिर आगे अमेरिका को पास कर दिया। तो इसीलिए हमारी ये वैल्यूज़ बहुत मिलती हैं और यही वैल्यूज़ हक के करीब तरीन है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो यूक्रेन की जंग है ना, इसको अमेरिका वैल्यूज़ की और यूरोप भी वैल्यूज़ की जंग के साथ भी देख रहा है। लेकिन इस चीज़ की नफ़ी तो नहीं की जा सकती जबरान कि हम ये कभी ये कहें कि उनके अपने मफादात इससे वाबस्ता नहीं होंगे, यानी अपने जोग्राफियाई अपने सियासी मफादात। जिस तरह मिसाल के तौर पर जंग अजीमों के अंदर भी बरतानिया और जर्मनी के बहुत से मफादात वाबस्ता थे। आप कुछ कहना चाह रहे अच्छा हैं? हाँ, मैं यहाँ पे 2 बातें एक तो ये है कि जब हम वैल्यू बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं और ये सही बात है कि वो बेटॉन इस्लामिक सिविलाइजेशन ने पास ऑन किया उस जो सोई हुई वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी जिसे वो अपनी मिडल एजेस कहते हैं वहां से उन्होंने वो ग्रो किया लेकिन क्या उसका कुछ भी हिस्सा इस तरफ पहुंचा ही नहीं है एक तो सवाल एक जनरली सवाल एक बिल्कुल क्रूड सवाल है कि ये जो रशियन वो है उनके यहाँ कभी ये चीजें पहुंची ही नहीं इस तरह से या उनकी सोच में इतनी रची बसी हुई है वो आ, एक किस्म की आई विल नॉट कॉल इट रुजत पसंदी और कंजर्वेटिज्म लेकिन वो जो उनके मायोपिक व्यूज ऑफ फ्रीडम और ह्यूमन वैल्यूज का एक तो ये सवाल हो गया और दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड उसकी बात अब नेक्स्ट आप जो अभी कह रहे थे अमेरिकन कि इंटरेस्ट तो हर जगह सर्व हो रहा होता है ये तो अगर मैं इसको डिवाइन प्लान में देखूं तो फिर इससे इट डजंट मैटर कि जो करने वाला है वो उसकी नियत क्या है डिवाइन प्लान में वो यूज हो रहा है स्पेशली एट हाँ, दीज स्टेजेस हाँ, यानी डिवाइन प्लान में ज़रूरी नहीं कि हम उसको अच्छा डिक्लेयर करें। वो एक या कारिंदा है इस फेट का और उसने वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला ने प्रेडिक्ट किए हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा ब्लीक व्यू है मेरा ख्याल है, जिससे मेरा ख्याल है हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम्म बहरहाल इस पे वी कैन सर्कल बैक टू इट। आपकी पहली वाली बात जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका कोई हिस्सा क्या रशिया में नहीं पहुंचा, तो पहुंचा था। एक्चुअली वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के वो लोग मानने वाले थे, उनके यहाँ बहुत सी खैरें थीं एक्चुअल में। और ये सारा का सारा मामला तलपट हुआ है कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म से, कम्युनिज्म से, उसके बाद से। यानी ये जो सारा वैल्यू स्ट्रक्चर इसकी अब हम मातम कर रहा हूँ ना मैं, वो वैल्यू स्ट्रक्चर कम्युनिज्म की वजह से वहाँ पे आया है। यानी मार्क्स ने उसका ख्याल पेश किया और फिर आगे जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया 1917 से ऑनवर्ड्स, उसके बाद का मैं मातम कर रहा हूँ कि वो एक प्रॉब्लम बनी है चीज़। वरना उससे पहले तक मामला ठीक थे, वहाँ वहाँ भी वो वैल्यू स्ट्रक्चर पहुंचा हुआ था। और बहुत सारी खैरें आप अगर देखें तो जो आई हैं रेनेसांस के बाद एनलाइटनमेंट एरा के अंदर, वो उधर भी पहुंची हैं। उसका बड़ा हिस्सा वहाँ भी पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इससे खाली रहे हैं। लेकिन कम्युनिज्म ने आके हाईजैक कर लिया इस सारी आप कहें कि उनके उनकी सोचों को, उनकी फ़िक्रों को, उनके एहसासात को, और वो उसके असीर होकर रह गए। और उसमें भी जुज़वी तौर पे इतनी खैरें नज़र आ रही थी जबरान, जो आज मैंने आपको, जिससे हम हर दफ़ा डिस्कस करते हैं कि आपको बेहतरीन लोग आज की दुनिया में भी सोशलिज्म के वकील मिलेंगे। वो अखलाकियात के अतबार से आप बर्नी सैंडर्स को देख लें, अमेरिकन पॉलिटिक्स में। आप
इनको देख लें, बरतानिया में क्या नाम है इनका, जो डेमोक्रेटिक बड़े लीडर हैं उनकी, लेबर पार्टी के। जी, जी, वो क्या कहते हैं यार जस्ट फॉरगेटिंग नेम। अच्छा, नहीं, नाम ठीक क्यों है। जो रेंज उतर गया, अभी आ जाएगा। हुँ, तो ये सारे बेहतरीन दुनिया के खैर के अलम बरदार तरीन लोग हैं, ये लोग कि जो अलग अलग म्यारात के ऊपर, अलग अखलाकी म्यारात के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मैंने वो बताया ना कि अल्लाह ताला की हिदायत इसमें हमें चाहिए थी कि हम ये गौर करते और हम देखते कि भाई अल्लाह ताला ने ये पूरा नक्शा पहले से अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें बयान कर दिया है कि ऐसा होगा। तुम या वाकई बुरे तरीके से कंफ्यूज जाओगे। अच्छा, रिवायात में यहाँ ये भी पे अल्फाज आते हैं कि एक शख्स जी, जो है वो जाके दज्जाल से शदीद नाकिद होकर उससे मुलाकात करेगा और उसका हुँ, हामी हो जाएगा। हमें हो तो जाएगा। यही था ना कि इतनी खैर आपको नजर आती है कहीं उसकी जुजवी मामलात के अंदर कि आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ी खैर का निज़ाम है। तो इसलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सॉरी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रोमांस सिक्योरिटी ऑफ थॉट जिसको मतलब लोग सोशलिज़्म के शहर में मुब्तला हो जाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि देखिए जो दुनिया की रियलिटीज़ है ना, या जैसे हम हमेशा कहते हैं, अब जब किसी को आप बताएँ कि भई आटे दाल का भाव क्या है? तो उसकी सारी रोमांस हवा हो जाता है, ठीक है? ये अल्लाह हम्म। ताला ने ये जो रखी हुई है, कुछ लोगों की एफिनिटी है कि वो थॉट से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक्शन में ट्रांसलेट तो उसने पता नहीं होना है, कैसे होना है। इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वो जो धोखा है दज्जाल का, वो धोखे के लिए फिर यही चीज़ें इस्तेमाल होती है ना शायद। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्बलाइज़ के इन लोगों का मुतासिर होना इतने ज़हीन और मुख़लिस लोगों का, ठीक है ना? इन थॉट से उसकी वजह ये है कि उनके अंदर देखिए प्रैक्टिक या जिसे कहते हैं कि हकीकत पसंदी तो एक इंतहाई कोल्ड और बड़ा अनपॉपुलर वे है ज़िंदा रहने का। मतलब अब बाय चॉइस कोई नहीं चाहेगा कि मैं सिर्फ़ रियलिटी बेस्ड उस पे रहूँ। यार ठीक है, ये देखो इंसान का वजूद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसके साथ जो मामलात पेश आते हैं वो भी इसीलिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरा खाली जी। मानना ये है कि हम तारीख के जिस मौके पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर हमारे मेरात दुरुस्त नहीं होंगे हक के पहचानने को, अच्छाई के पहचानने को और बुराई के पहचानने को, हम अगर उनमें क्लियर डिस्टिंक्शन कायम नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम ये भी नहीं फैसला कर सकेंगे कि हमने किसके साथ जाना है, हमने इस तरफ खड़े होना है या उस तरफ खड़े होना है। तो मेरा अब इस वॉर में अगर आप साइड्स की बात करें ना, साइड्स तो आप ले ही नहीं सकते ना, स्पेशली रशियन एग्रेशन। ठीक है, उनको थ्रेट फ़ील हो रही है नेटो से और सब कुछ भी है। असल में एग्रेशन जो है ना उसकी, वो चूँकि माइट इज़ राइट का एक कानून शायद हमने सोचा हुआ है कि वो एग्ज़िस्ट करता है इन टोटलिटी। ऐसा नहीं है, उसके साथ और चीज़ें भी इन प्ले होती हैं। खाली वो ही नहीं काम करता। तो अब हमें ये रूल्स ये, लेकिन इनकी क्लैरिटी कैसे आए बंदे को कि भई आपको एक और पार्टी भी एग्रेसर है आपके ज़हन में, मतलब जिसने अपैरेंटली मैदान वाला काम किया, उधर प्रेप अप किया, इसको ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको ये शायद वो चीज़ दूसरी जो दूसरी एंटिटी है या जैसे उनके ओपोनेंट्स हैं, उनकी बुराइयाँ आपके नज़दीक छुप जाती हैं। ये बायस का ऐनक है या क्या वजह है? यार आई डोंट नो, देखो ह्यूमन कंडीशन जो है ना, मैं हमेशा अक्सर ये कहता होता हूँ अपने आप को जब चीज़ें समझा रहा होता हूँ ना, मुख्तलिफ मुश्किल टॉपिक्स, कि हमें ह्यूमन कंडीशन की को बड़ी रियायत देनी चाहिए। अल्लाह ताला जब बात करते हैं तो वो एक रब होने की हैसियत से बात करते हैं। हमें अपनी कमज़ोरियों के को मानना चाहिए कि जैसे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ कमज़ोरी हैं, ये भी अल्लाह ताला ने जानबूझ के रखी होंगी। इसीलिए हुँ। रखी होंगी कि मैं फिर हिदायत दूं तो लोग उसको कर सके, बंदा खुद से हर चीज़ तक ना पहुंच जाया करे। तो वो भी एक रोल प्ले कर रही होगी। ये तो एक बड़ी हम कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल डिस्कशन की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम जरा वापस सियासियात की तरफ आएं और हाँ, ज़ेलेंस्की सॉरी, वगैरह की तरफ चलो आएं। मैं इस हवाले से ये बात करता हूँ, जैसे जब ये ऑनसेट हुआ इसका वॉर का भी, आई वाज़ आई कुड सी कि यू हैव बीन वेरी क्लियर कि भई एग्रेसर रशिया ही है, चाहे जो भी वजह है इट्स गोइंग टू बी वो। मेरे और मेरी तरह कुछ और लोगों के लिए देखना थोड़ा मुश्किल था, रशिया से कोई हमदर्दी नहीं थी कि यार, लेकिन उसको भी तो इंस्टिगेट किया गया ना, क्योंकि हमारे ज़हन में वर्ल्ड ऑर्डर यही है कि यार हूसोएवर हैज़ पावर विल असर्ट इट थ्रू एनी मीन्स नेसेसरी टू बारगेन मोर स्पेस एंड क्लाउट। तो उस थ्योरी के हवाले से इसमें अगर आप हक और बातिल के म्यार पे इसको तोलना एक आम बंदे के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको वो कैसे पहुँचे इस तक कि भई एक सिचुएशन में वो क्या एक कलीदी चीज़ है जिसकी बेस पे वो ये फैसला कर ले और अपने दिल को तसल्ली दे दे। मैं तो कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे दी है ना, उस पर फोकस करें। अल्लाह ताला ने हुँ, एक को ईसा कह दिया है, एक को दज्जाल कह दिया है।
अब मुझे मालूम है कि हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशन हैं सारी जंग के बारे में, वो हमारे बड़े डिफरेंट हैं। हम इसको फिजिकल नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम समझते हैं। हम समझते जी। हैं कि दज्जाल ने भी बाकायदा कोई एक सिंगल पर्सन होना है और हुँ, इस तरीके से एक मानो मानो फाइट होनी है। और वो हुँ, सारे मैं बिल्कुल जानता हूँ कि ये सब कुछ हमारी उम्मत के अंदर पहले से माना जा रहा है। लेकिन मैं अब उस बुत को तोड़ना चाहता हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता, ये गुफ्तगू करके, कि हर अंदाज से देख लें, हर रिवायत को फिट करके देख लें, हर पेश गोई को इम्प्लीमेंट करके देख लें, अप्लाई करके देख लें। ईसा अलैहिस्सलाम वेस्ट, ब्रॉडली स्पीकिंग एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अमेरिका के अंदर को अल्लाह ताला ने जंग अज़ीमों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम से ताबीर किया था, और दज्जाल को, ईस्ट को, रशिया को, सोवियत यूनियन को अल्लाह ताला ने दज्जाल से ताबीर किया था। जब आपको ये चीज़ आप कबूल कर लेंगे और ये हज़म हो जाएगी आपको उस तरह जिस तरह मुझे हज़म हो गई हुई है, तो हुँ, फिर आपको दुनिया को देखने का अंदाज ही आपका बदल जाएगा। हम जो बहुत लानत मलामत करते हैं ना मगरिब को अभी तक, वो हुँ, पूरा ज़ाविया नज़र बदल जाएगा ना। जब एक को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से ताबीर कर दिया, तो अब आप पलट के देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे गलत समझते रहे मगरिब के अखलाकी मेरात को। आप हर चीज़ को उनकी इंपीरियलिज्म से जोड़ते रहे और हिपोक्रेसी से जोड़ते रहे, और आपने तारीख के उन अहम वाक़यात को बिल्कुल घाह से नहीं डाली कि जो ओपनली उनको ईसा अलैहिस्सलाम की एक रूहानी एतबार से वो स्टेटस दे रही थी उनको, कि उन्होंने जो हुँ, खैर इस दुनिया में लाए थे। यानी मैं लोगों को हमेशा दो तीन डॉक्यूमेंट्स मेन बताता होता हूँ ना, कि एक तो आप वुड्रो विल्सन के, जो अमरीकी सदर थे, उनके 14 निकात पढ़ें। हम कायद आज़म के 14 निकात से तो वाकिफ़ हैं। हमें जिसने ये दुनिया बनाई है पूरी की पूरी जिसमें हम रह रहे हैं, वुड्रो विल्सन के 14 निकात, वो कभी पढ़ के देखें। फिर उसके बाद आप अटलांटिक चार्टर पढ़ें, जो 1941 का अमेरिका और बरतानिया के दरमियान में हुआ है, कि जंग हुँ, अजीम के बाद हम क्या करने जा रहे हैं अब दुनिया के साथ, कैसे हम हुँ, हक का निज़ाम कायम करेंगे। और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस बन गई और वो एक और कहानी की तरफ हम चल पड़ेंगे। लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट्स तो कम से कम आप लोग पढ़ें ना, तो पता हुँ, चले आपको कि ये कितना एक बेहतरीन मामला मगरिब की जानिब से हुआ, और मगरिब परेशान रहा है एक्चुअली मुसलमानों की जानिब से। आप अगर या जो नया नया सीआईए इस बन रहा था और वो आ रहे थे, कभी इजिप्ट से मुलाकात करते थे, कभी सऊदी से मुलाकात करते थे, कभी उर्दन से, कभी किसी से, कभी सीरिया से, और उनको सपोर्ट मांगते थे उनसे कि भाई हमारे बाजू बनो हुँ, कम्युनिज्म के खिलाफ मुकाबला करने में। अब जो जंग है ना, वो कम्युनिज्म और मजहब के दरमियान में। तो उस टाइम पे इजिप्ट उनका साथ देने का फैसला नहीं करता था, और मजे मजे के डायलॉग्स नकल किए हुए हैं हिस्टोरियंस ने ना, कि किस तरीके हुँ, से गमाल अब्दुल नासिर जो है वो कहते थे कि यार तुम मुझे एक बंदा जो मेरे बॉर्डर पर खड़ा हुआ है मशीन गन लेके, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कुछ अल्फाज बदल हुँ, रहा हूँ, हुँ, उससे उसके बजाय तुम मुझे कहते हो कि मुझे डरना चाहिए एक मीलों दूर, हजारों मील दूर बंदे से, जो एक चाकू लेके खड़ा हुआ है या पिस्तौल लेके खड़ा हुआ है। तो मुझे उससे हुँ, डर नहीं है भाई, मुझे डर इधर इसराइल से है। मुझे मसला अपने बॉर्डर के ऊपर पेश आ रहा है। तो बड़े हैरान होते थे। वापस जाके आप इनके अगर कम्युनिकेज देखें, तो जाके हुँ, मुख्तलिफ एम्बेसडर वहाँ बताते थे, तो डिसबिलीफ में होते थे वो लोग, कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि मुसलमान ये बावर नहीं कर पा रहे कि कम्युनिज्म कितनी बड़ी थ्रेट है दुनिया के लिए। वो एक जी, डिसबिलीफ में थे उस जमाने में। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर अल्टीमेटली इधर ही अफगानियों को खड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर एक आहनी दीवार बन के खड़े हुए, और उन्हीं के कंधे पे सवार होकर अमेरिका ने शिकस्त दी है रशिया को। तो वो जो हुँ, पूरा हदीस में आता है ना कि मदीना में ये होगा, मदीना में होगा, बहुत सारी हदीस में तो अल्लाह ताला अफगानिस्तान को मदीना कह रहा होता है, क्योंकि कह रहे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल वही मामला थे ना, दुनिया भर से लोग हिजरत करके वहां पर आ रहे थे इस कम्युनिज्म के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। खैर वो अपने आप और तक चल पड़ेंगे। लेकिन ये जो या वैल्यू स्ट्रक्चर बना जबरान, फिर ये मैं कह रहा हूँ कि अब इस वैल्यू स्ट्रक्चर को जब आप हजम कर लेंगे ना, कि ये वैल्यू स्ट्रक्चर अपनी कुछ कबाहतों के बावजूद, जो सेक्सुअल एक मामले के अंदर, बल्कि सिर्फ हाँ, सेक्सुअल मामला के अंदर, उसके या अलावा बाकी हर जगह पर इसने आला तरीन अखलाकी मेरात कायम किए, मुसलमानों के साथ बेहतरीन रवश इख्तियार की। और सिवाय एक फ़िलिस्तीन के मसले के, और कोई जगह पर आप उठा कर तो देखें ना, हर जगह वो मुसलमानों के दिफा के लिए आए, सपोर्ट के लिए आए, और उस वैल्यू स्ट्रक्चर से मेल खाने की वजह से आए, कि भाई मुसलमान हमारे साथ वैल्यू स्ट्रक्चर में शेयर कर सकते हैं, करते हुँ, हैं बड़े एतबारात से। हुँ, और हर जगह किया उन्होंने। अब मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ, जाके देखिए 1956 में अमेरिका किस तरह अपने देरीना एलाए ब्रिटानिया और फ्रांस के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ भी किया है, और उसने कहा है कि वापस जाओ सारे के सारे, तुमने ये जो जगह सारी जीत ली है,
मिस्र से नहर सुएज पे भी तुमने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है, ये सब वापस करो मिस्र को एंड गेट बैक, मैं ये नहीं होने दूंगा। जो बॉर्डर एक दफा बन गए, जो लोगों को खुद मुख्तारियां मिल गई, इसमें रत्ती बराबर तब्दीली हम नहीं होने देंगे। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन के प्रिज्म से अमेरिका को देख रहे होते हैं, हालांकि बाकी सारी मामलात के अंदर वो बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रहा होता है। आप देखें इवन यमन की जंग के अंदर जब बाइडेन इलेक्ट होके आया है, तो उसके मैंडेट में उसने ये बावर कराया था लोगों को कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। उसने इतने मजालिम उठाए हैं यमन के अंदर इन लोगों के ऊपर, उसने इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज की हैं वहां पे। तो ये इंतहाई खैर का पैगाम वो लेकर आया था। ये लदा बात है कि उसको मुंह की खानी पड़ी, और सऊदी अरब के पास कितनी पावर थी ये भी उसको शायद सही तरीके से अंदाजा नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने भी ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए थे कोविड के जरिए से और बाकी चीज़ों के जरिए से कि जिसमें बहुत गैर मामूली पावर हासिल हो गई थी अरब ममालिक को अपने तेल की बुनियाद के ऊपर। लेकिन जो भी है, आप उनके अखलाकी मेयारात सिवाय फ़िलिस्तीन के हर जगह पर सही जगह पे कायम रहे हैं, और यूक्रेन के अंदर भी मेरा ख्याल है वो बिल्कुल अखलाकी एतबार से ठीक जगह पे खड़े हुए थे। आप भी अभी कह रहे थे, और यकीनन बहुत से बड़े थिंकर्स भी ये कह रहे हैं कि नेटो में शमूलियत असल में प्रॉब्लम था, तो वो नहीं ऑफर करनी चाहिए थी यूक्रेन को। भाई यूक्रेन एज अ मुल्क फैसला कर चुका हुआ है साउथ कोरिया की तरह कि हमने वेस्टर्न मॉडल के ऊपर जाना है। यानी बिल्कुल आपके जहन के अंदर ना, जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखी हुई हैं ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की, तो वो फर्क आपको नजर आ रहा होता है कि एक जगह आप अगर नक्शे में देखें तो चंद कुमकुमे नजर आ रहे होते हैं आपको ईस्ट जर्मनी में, और वेस्ट जर्मनी में आप अगर देखें तो बल्बों की भरमार होती है। पूरा मुल्क एक किस्म का ट्रेजेक्ट्री पे था, जो है ना उठान भरी हुई थी उसने तरक्की की। और ईस्ट जर्मनी का क्या हाल था, वही माहौल सबको नजर आता है। यूक्रेन को भी वही नजर आ रहा था, और वो अरसा दराज से कह रहे थे कि मैं अगर नेटो का हिस्सा ना बना तो ये मुझ पर हमला कर देगा, और उसकी बात 100% दुरुस्त साबित हुई। 2014 में वो ये हरकत इससे पहले कर चुका हुआ था क्राइमिया के अंदर। तो अमेरिका ने वैल्यू स्ट्रक्चर की बेस पे, यूरोप ने वैल्यू स्ट्रक्चर की बेस पे भी बड़ा फैसला उनका किया कि ठीक है, अपने ज़ाती मफादात भी थे, लेकिन ये फैसला उन्होंने बड़े अखलाकी मेरात के ऊपर भी किया कि भाई कोई भी मुल्क अगर चाहता है कि वो नेटो का हिस्सा बने रशिया के अटैक से बचने के लिए, यानी कि डिमांड कितनी सिंपल है कि हम पर हमला ना करें भाई, हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें हमारी आज़ादी हमारे पास रहे। उसके लिए उन्होंने अगर चाहा कि हमें नेटो का मेंबर बनाया जाए, और कुछ इस तरफ से जो है ना वो उनको की गई दावत दी गई, तो मुझे इसमें कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। मैं तो समझता हूँ कि ये हर रियासत का हक होना चाहिए कि वो अपने बारे में खुद फैसला करे कि उसने किसके साथ जाना है। देखिए, जब यूक्रेन को जो न्यूक्स अपने गिव अप करने पे जो सिक्योरिटी की यस, वो दी गई थी गारंटीज की गई। गारंटी, वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना रशिया से प्रॉमिस किया गया था कि भई आप विल नॉट मूव दिस वे, ठीक है ना? अच्छा, दोनों वो भी। प्रॉमिस भी इब्रान किसी दिन उसको अलग से मौजू हाँ, बनाएंगे। वो वो प्रॉमिस वर्बली किया गया है, और हाँ, रिटर्न जब एग्रीमेंट की उसको फॉर्म दी गई है तो उसमें वो प्रॉमिस कहीं शामिल नहीं है। आई नो ऐसे ही है। लेकिन चलिए हम फॉर द फेस वैल्यू ऑफ इट उस पे वो कर लेते हैं। असल में बात ये है कि जो चीज़ अभी अगर हम इस चीज़ को डिटेल में जाएँगे, तो देखिए यूक्रेन में यूक्रेनी अवाम जो है, वो तो लड़ रही है ना पे। वो तो अपने चाहे सदर उनका जो भी हो, उसकी पर्सनैलिटी जैसी भी है, उसको हम कैसे परसीव करते हैं, अमेरिका का क्या रोल है, वो कन्विंस है कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये जो अब हमारे ऊपर चीज़ एनफोर्स की जा रही है। वो तो जाने भी दे रहे हैं। उस चीज़ को भी हम डिनाई कर देते हैं बीच में। अगर ये होता ना कि ये एक किस्म की वो लोकलाइज्ड फायर फाइट होती जिसमें 2 पार्टीज़ होती, इसमें तो एक मुल्क पूरा कमिटेड है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस अ, कि रशिया इस तरह इन्वेड कर दे, मगर वो जाने दे रहे हैं। अच्छा, मेरा मुझे नहीं पता कितने लॉसेस है, ठीक-ठाक लॉसेस हैं उनके एंड पे भी। तो वो भी चीज़ शायद हम मिस कर जाते हैं अपनी उसी ऐनक के थ्रू जिसमें हम देख रहे होते हैं चीज़ें। ऐसे ही है। और अभी आ जाते हैं ज़रा उस मीटिंग के ऊपर। देखें, उस मीटिंग के अंदर या आमतौर पे ये सब चीज़ें जो हैं ये बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं। ये या ट्रंप का एक जो अ, वो है ना, पूरी एक पर्सोना रियलिटी बन टीवी। चुका है, एक मीडिया के ऊपर हर काम करने वाला, हाँ, उसके अप्रेंटिस के दौर से। तो हाँ, उसका ही एक आप देख रहे हैं कि अभी सारी चीज़ें ओपन सामने बैठ के हो रही होती हैं। हालांकि वो तो एक सिर्फ रिवायती सी चीज़ होती है जो जिसके लिए आप उधर आते हैं, चंद या फोटोग्राफ्स होती हैं, चंद कुछ सवाल सवाल जवाब होते हैं छोटे मोटे, फिर आप चले या जाते हैं और आपकी सारी नेगोशिएशंस बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं ताकि इस तरह के मामला पेश ना आए।
मैंने वो 50 मिनट का 55 मिनट का जितने का भी वो था उनकी मीटिंग थी वो देखी है। शुरू या में एक्चुअली ट्रम्प भी बड़े अच्छे मूड में रहा और हुँ, वो इसी इरादे से आया हुआ था। लेकिन फिर थोड़ा सा पुश करने की वजह से जेलेंस्की के, क्योंकि देखिए ना इंग्लिश उसकी सेकंड लैंग्वेज है बेचारे की, फर्स्ट या लैंग्वेज तो नहीं है। तो जब आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है उससे बहुत सी गलतफहमियां पैदा होती हैं। आपकी बात करते हुए टोन ऐसी महसूस होती है जो आपकी इंटेंशन नहीं होती, या लेकिन वो सेकंड या लैंग्वेज होने की वजह से लोग समझते हैं कि आप तो भाई हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और फिर हुँ, वाइस प्रेसिडेंट ने बीच में जंप इन कर दिया, फिर रिपोर्टर ने इतने फजूल सवालात किए। या तो मेरे ख्याल से वहां पर जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। आगे यूक्रेन के साथ क्या होता है उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है। देखिए अमेरिका ने जो लाइन टो की हुई थी ना, वो इवन प्रोजेक्ट 2025 जो ट्रंप की पावर में आने से पहले उनकी हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया हुआ था, अगरचे हुँ, ट्रंप ने उससे डिस्टेंस किया है, लेकिन वो एक कंजर्वेटिव ब्लूप्रिंट है कि ये हुकूमत अब क्या करेगी आगे। उसमें वो तकरीबन हुँ, सारी बातें की गई हैं जो ट्रंप अब कर रहा है, कि तमाम यूरोपियन ममालिक को, बेशक हमारे एलाइज हैं, उनको ये जोर दिया जाएगा कि जी आप अपने डिफेंस बजट के अंदर ज़्यादा स्पेंड करें, नेटो या के अंदर आप भी को बड़ा रोल प्ले करें। इसी तरीके हुँ, से टैरिफ्स की बात की गई है, इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की बात की गई है, इसराइल के अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की गई है। ये सारी बातें वहाँ भी की गई हैं, लेकिन यूरोपियन ममालिक को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये जो बड़ी सुपर पावर्स होती हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि लोगों को यही पता था, यही लग रहा था कि जिस तरह पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप के कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ पाई इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, क्योंकि हुँ, जो पूरा एपरेटस था एस्टेब्लिशमेंट का उसने रेजिस्ट किया बहुत सी चीज़ों को जी, और जी, एक खास हद से आगे नहीं जाने दिया। उनका ख्याल था अब भी ऐसे ही होगा, लेकिन अब ट्रंप और उसकी पूरी पार्टी बहुत प्रिपेयर्ड आए हैं और हुँ, हुँ, उन्होंने आते साथ ही जो धमाका खेजी से एक ब्रेक नेक स्पीड के ऊपर अहकामात नाफिज करने शुरू कर दिए हैं अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए से। उससे हुँ, लगना ये शुरू हो गया फिर साथ ही उस मीटिंग के बाद कि भाई जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बना था उस जंग अज़ीम दोम के बाद, उसमें ये चीज़ भी इम्प्लाइड थी कि अमेरिका ने अब दुनिया के बिग ब्रदर का रोल प्ले करना है और यूरोपीय ममालिक भी अब बैक फुट पे जाएंगे। उनकी हुँ, जंगों की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और वो उस तरीके से अब दुनिया की हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे। उसके नतीजे या में हुआ क्या, अमेरिका ने वो रोल संभाल लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफेंस स्पेंडिंग भी यूरोपीय ममालिक की कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो एक बड़े बुरे हालात से गुजर रहे थे। वो अमेरिका के इतने बड़े मकरूज थे कि मेरा ख्याल है ये 2008 के 9 के अंदर जाके बरतानिया ने अपने सारे कर्जे चुकाए हैं अमेरिका के। हुँ, तो ये सारे जो जिन मुश्किलात का यूरोप शिकार हुआ, उससे दुनिया में ये बेहतरी आई कि एक्चुअली असलहे का पाइलअप जो है वो सिर्फ दो दुनिया के बड़ी सुपर पावर्स में महदूद होकर रह गया, रशिया में हुँ, और अमेरिका के अंदर। और जी, उसमें भी जब गोर्बाचोव ने आके सारी वो मैन ऑफ पीस का रोल प्ले करना शुरू ग्लासनोस्ट किया, हाँ या 1990 की दिहाई के अंदर, तो उन्होंने अपने आर्सेनल को भी बहुत हद तक कम कर दिया। दुनिया के अंदर जंग ना होने का अगर कोई अहम तरीन जरिया है तो वो यही है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारी ये जंगी कैपेबिलिटी ना हो, चंद ममालिक के अंदर हो और वही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो। इसी तरीके हुँ, से ये इंटरनेशनल ऑर्डर कायम रहा। अब जेलेंस्की के साथ जो मामला हुआ उसके बाद यूरोप ने फौरन, आपको पता ही है, एक मीटिंग की है हंगामी हंगामी, और जेलेंस्की को उसमें मदऊ किया है। या और वहां पर जाकर उन्होंने यूक्रेन को यकीन दिलाया है कि हम आपको सारी की सारी जो वेकेंट सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना है। और फिर दूसरी यूरोपियन यूनियन ने अपनी कॉल कर ली मीटिंग, अगर से या बरतानिया अब उसका हिस्सा नहीं रहा, और अब एक अलग से एक डायकॉटमी बन गई है कि बरतानिया पता नहीं किस सिमत में जाएगा, वो अमेरिका के साथ हुँ, एक रोल प्ले करेगा या यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें दोबारा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। उनके या पास इतना माल है, उनकी जीडीपी, उनकी ओवरऑल जो आउटलुक है इकोनॉमी की वो बहुत तगड़ी है। यानी तकरीबन 300-350 मिलियन लोग हैं वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो अगर चाहें दोबारा, जर्मनी अगर चाहे, फ्रांस चाहे, तो ये दोबारा डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप की जा सकती है, लेकिन जी, वो दुनिया वो के लिए अच्छी नहीं होगी ना। देखिए ना, वो बात वही है कि उनका जो वेलफेयर पे जो फ़ोकस है, अगर वो इसको डिसाइड करते हैं कि भई ये वॉर टाइम हमें वो करनी है कुछ, यू यस। नो वो कर सकते हैं, पेट काट जी। भी सकते हैं अपना उस हवाले से। लेकिन मगर बात उससे ये है होगा कि ये ना जिब्रान, कि उससे फिर दोबारा जंग अजीम की तरफ लोग बढ़ेंगे ना, जी, जी। क्योंकि ताकत का एक ऐसा मामला है कि जब जंगी ताकत आपके पास होती है तो फिर वो अपना अपना इखराज का रास्ता हर वक्त तलाश करती रहती है। जी, और वो प्रॉक्सी के थ्रू लड़ने का फ़ायदा ही होता है या आपका जैसे जैसे उसने ज़ेलेंस्की बेचारे ने कहा भी कि देयर इज़ एन ओशन बिटवीन यू एंड देम ना, तुम तो सुकून से बैठे हो ना। जी। तो
ठीक है ना? और वो तो ये कहता है उसकी उसकी फौज जो है वो यूरोप की बड़ी तरीन फौज है ना, और उसकी हुँ, जितनी फौज है सारे बाकी सारे यूरोपियन मालिक की वो मिला के भी शायद उतनी फौज नहीं होती। तो वो यही कहता हुँ, है, वो कहता है अगर रशिया ने हमें शिकस्त दे दी तो फिर उसको कौन सी ताकत रोकेगी आपके ऊपर चढ़ाई करने से। बेशक रशिया असल जो में मर्जी सिग्नलिंग करता रहे अभी, लेकिन जी, उसकी सिग्नलिंग की कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि रशिया ने अभी माजी करीब के अंदर ही अपने किए हुए अग्रीमेंट्स को तोड़ा है, यूक्रेन के हुँ, साथ ही तोड़ा है, और भी हुँ, जगहों पे तोड़ा है। तो वो यही कहता है, ज़ेलेंस्की ट्रंप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखें आप किसकी बात कर रहे हैं, आप पुतिन की बात कर रहे हैं, वो माहदों को हुँ, मानता ही नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि उसके साथ मैं आज कोई डील करूं और कल को वो डील तोड़ दे। इसलिए कोई रास्ता नहीं है, हम जाने देने के लिए तैयार हैं, आपने सिर्फ हमें सपोर्ट किए रहना है। हम इसका यहाँ पर तेल निकालेंगे और हम हुँ, इसको ये बात बावर कराएंगे कि अब वो दुनिया नहीं रही जहां पर आप किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करके उसको अपना बाज गुजार रखने की कोशिश करें। अब वो हुँ, दुनिया दुनिया खत्म हो गई। ये मुकदमा लेकर बेचारा ज़ेलेंस्की आया था कि मैं किसी तरीके ट्रंप को समझाऊंगा, और उसको ख्याल ही नहीं था कि वो खुद ज़ाती तौर पे एक तो ट्रंप इतना नापसंद करता है ज़ेलेंस्की को। क्योंकि आपके इल्म में ही होगा कि जब ये पिछले दौर हुकूमत के अंदर भी आया था, तो जी, उस ज़माने में भी इसने बड़ा जोर दिया था यूक्रेन को कि बाइडन और उसके बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ इंक्वायरी खोलो। ये या लोग वहाँ पर तुमसे बहुत मनफियत उठा रहे हैं, नाजायज़ हुँ, फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जबकि वहाँ पर ऐसा फिर नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी जानता था कि डेमोक्रेट्स असल में उसके साथ हैं। और वैसे हुँ, भी मेरा ख्याल है जिस तरीके से ट्रंप कोट करता है कि बाइडन को बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, उस तरह की बेईमानी नहीं होती है। कुछ चंद बहुत कारोबारी मफादात उठा रहा होगा हंटर बाइडन, बाकी भी होते रहते हैं। यानी इतनी जी। एक सेहत तो हासिल हो ही जाती है ना हुक्मरानों को और उनकी फैमिलीज को, कि उनके साथ दूसरी दुनिया की स्टेट्स जो हैं कुछ मफादात के मामलात कर रही होती हैं। तो वो ट्रम्प अपने नाम का, ब्रांड का किधर भी होटल बना लेता है, उससे वो उसको बिज़नेस डील कहता है और हाँ, इधर वो इंटरेस्ट की बात कर रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अदनान एक एक देखिए इश्यू ये है कि वो मैंने भी मुझे जैसे ही ये स्टार्ट हुई मीटिंग तो उसमें स्पेशली जब फायरवर्क स्टार्ट हुए तो समबडी टोल्ड मी और मैंने भी फिर जाके वो पूरी देखी और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। जो इमीडिएट रिएक्शन है कि हमारे नज़दीक चूँकि असूल पे हम फैसला नहीं करते ना चीज़ों का। ठीक है, हम जज़्बात पे या जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो हमें चीज़ मिल रही है उसकी बेस पे कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की लगा उसके बारे में जो स्टोरीज़ हैं कि उसने इतने पैसे बना लिए हैं, फलाना कर लिए हैं, वो ज़्यादा हमारे ज़हन पे हावी हैं। हम ये कह रहे हैं अमेरिका हमारी मदद नहीं कर रहा, ठीक है? सारी दुनिया ये करता है, हमारी नहीं करता। वो एक हम अजीब किस्म के शायद हम लोग एक ऐसा भिखारी हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो भिखारी है, हम उस स्टेज पे हैं मेरे ख़्याल में। तो इसलिए और ये मेरे ज़हन में भिखारी में खाली पैसों की टर्म ही नहीं कह रहा, हम कल्लाश हैं, ईमान की क़ुव्वत से भी मैं अख़लाक से भी। तो ये हमारा जो कल्लाशपना है ये हमें मजबूर करता है कि बस हम ये ओपिनियंस लें। क्या ये वजह है? मतलब कलेक्टिवली जिस तरह हम बिहेव करते हैं? हाँ, ये वजह है, लेकिन हम वही आपने जो शुरू में जुमला कहा था कि हम बहुत अरसे पहले अपनी सवारी से गिराए जा चुके हैं ना। हमारा जी। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना जिसमें कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द एट द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। आप हाँ। अगर टेबल पे मुज़ाकरात के दौरान में शामिल नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके हुँ। बारे में मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप मेन्यू का हिस्सा हैं। आपके बारे में फैसला किया यस, जाएगा कि यस, आपको यस, यस। आपको चीर-फाड़ करके खाना है या आपको पेट बना के रखना है। तो अरब सारी दुनिया ने बिल्कुल। जो अच्छे यानी कि यूएई और सऊदी अरब की तरह के ज़हीन ममालिक हैं, उन्होंने पेट बनने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने भी किसी हद तक हुँ। पेट बनने का फैसला कर लिया। इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, इन लोगों ने पेट बनने का फैसला नहीं किया। तो इन्होंने कहा हम आंखें हुँ। दिखाएंगे। तो अब यस। मुसलमान जब सवारी से गिराए जा चुके थे तो हमारे पास रास्ते ही दो थे कि आइदर बी पेट और कैटल। वो बेचारे कैटल बन हुँ। गए, हम पेट बनने पर राजी थे अभी तक। लेकिन मैं वो हुँ। कहना कि हमारा हकीकत के साथ ये बड़ा परवर्टेड रिलेशनशिप है। इस यही वजह होती है कि हम जब अमेरिका का साथ भी दे रहे होते हैं तो बड़ी हिपोक्रेसी से दे रहे होते हैं, खुल के नहीं दे रहे होते, जिसकी उसको भी तकलीफ होती है। खैर वो एक अलग अलग तरफ है। वापस अगर यूक्रेन के ऊपर आएँ तो मेरा ख्याल है या कि ज़ेलेंस्की ने उस मौके के ऊपर कुछ गलत जो है वो क्या कहें रवैया इख्तियार किया, जो उसको नहीं इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन ये छोटी चीज़ थी। रवैये गलत इख्तियार कर लेने से स्टेट्स के एक दूसरे से मामलात नहीं बदलने चाहिए। ट्रंप जो या कर रहा है वो उसने तब भी करना था अगर उसने रवैया बिल्कुल ठीक रखा हुआ होता। लोग आमतौर पे इसका जी। सारा मलबा ज़ेलेंस्की की तौर एतवार पे डाल रहा है ना कि वहाँ पर उसने का जो रवैया था वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक्चुअली हुँ। ट्रंप ने यही करना था
अगर ज़ेलेंस्की ये ना भी करता। वो अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्ट हुआ है। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन तरह की पर्सनैलिटी है और स्ट्रॉन्ग मैन को पसंद करता है। इसीलिए उसके हीरोज़ जो हैं वो पुतिन है, उसका हीरो किम जोंग उन है, उसका हीरो जो है वो शी है, और अर्दोगान को भी वो हीरो कहता है, या एटलीस्ट उससे इम्प्रेस्ड है। ये सब स्ट्रॉन्ग मैन जो है ना वो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो बेसिकली डिक्टेटरशिप के अंदाज में रूल करना चाहते हैं, जिस तरीके से ट्रंप खुद भी रूल करना चाहता है। तो उसने यही हम्म। करना था, उसने रशिया का ही साथ देना था। और जिस तरीके से वो अब सामने आया है, वो एक्चुअली इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत नुकसान करेगा अपनी इस अप्रोच से। अच्छा, इसकी एक फ्लिप साइड है जो मैं ये समझता हूँ कि उसने ये सारा थिएटर करके यूरोप को मजबूर किया। हर कोई ज्यादा पैसे रिलीज कर रहा है यूक्रेन को, जो कि पहले नहीं कर रहा था। ठीक है। हम्म। वो अमेरिकन जो स्पेंड है, अगर वो इसे अचीव कर ले कि काम तो यही करना है रशिया को, इसी तरह हमने विल पुट देम इन, विल कीप, दिस इज अ लॉन्ग वॉर, लेकिन अब पैसे हमारे कम लगेंगे। तो आई थिंक ये अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑफ जेलेंस्की ने भी फिर उसके बाद का थोड़ा सा उसका रवैया वो हो गया वापस के, ठीक है, बिकॉज अमेरिका के बगैर ये जंग नहीं लड़ सकते। ये तो यस, यस, ये तो बड़ा उसने मसला तो है, ऑब्जेक्टिव देखिए। अचीव कर लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग उसको, उसका जो ट्रम्प के तरीकेकार में ईवल पना तलाश करते हैं या कोई एक बदमस्त हाथी वाली चीज तलाश करते हैं, मेरे नजदीक आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो डील मेकर है भाई। उसने ये सारा ड्रामा करके यूरोप को मजबूर कर दिया कि हाँ वील का फर्स्ट सम मनी एज वेल, हम भी कुछ पैसे डाल रहे हैं। नहीं, इससे पहले वो लेकिन गुफ्तगू, मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू का गलत अंदाज है कि हम ये इस बात पर गुफ्तगू करें कि अमेरिका क्या बुली का रोल प्ले कर सकता है दुनिया में कि नहीं कर सकता। वो तो एक रिजाउंडिंग यस होगा उसका आंसर। अमेरिका जब चाहे जहां चाहे बुली का रोल प्ले कर सकता है। मतलब उसके एक सदर ने बाकायदा बुली पलपिट कहा हुआ भी है अपने अपने ऑफिस को, कि भाई ये बुली पलपिट है। ये एक ऐसा मेंबर है जहां से हम दुनिया की किसी भी ताकत को बुली कर सकते हैं। वो बात तो हाँ। मानने वाली है। ट्रंप ने कौन सा कमाल किया है, यानी रशिया ने जो चीजें जीत ली हुई हैं वो रशिया की हो गई, और उसकी टर्म्स पर नेगोशिएट कर लिया जाए। ये इसमें कौन सी डील मेकिंग इन्वॉल्व है? नहीं लोग नहीं, इसको मैं डील ये कह मेकिंग रहा हूँ कहते हैं, कि लेकिन मैं ये इसमें कह कौन रहा सी हूँ डील कि मेकिंग इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, वो जो ऑफर ऑन द टेबल है कि भाई यहीं पे आप जो है ना अमन का माहिदा कर लें, मेरे तो ख्याल में वो प्लॉय था कि ये होना नहीं है, विच इज फोर्स्ड के यूरोप टू कफ अप द मनी एज वेल। और अभी अमेरिका भी जारी रखेगा चीजों को थोड़ा बहुत शायद, क्योंकि इस सारे अरेंजमेंट की वजह से जंग का जो आग है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। होती तो रहेगी लेकिन थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। नहीं, देखें, क्योंकि अभी आपने, अगर आपको पता हो, फर्ज करें मैं पुतिन हूँ, मुझे पता है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं मिलनी यूक्रेन को। उसको मिलिट्री सपोर्ट भी मिल रही थी, उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिल रही थी। अगर वो जी नहीं मिलती और वो मिसाइल फायर नहीं कर सकता वहां से हमारे टारगेट्स के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं खुल के अटैक करूंगा उसके ऊपर? तो ये तो ठीक है। शेयर देने के मुतरादिफ है। देखिए देखिए अदनान, वैसे अपेरेंटली मुझे तो अभी वी कैन नॉट बिलीव एनी ऑफ द रिपोर्ट्स। आई हैव बीन वाचिंग यूक्रेनियन और रशियन जो सोर्सेज हैं, हालात दोनों तरफ बहुत माड़े हैं, मतलब डिप्लीट हुई हुई हैं उनके रिजर्व्स भी, ठीक है। तो ये वो स्टेज है जिसपे वो दोनों सस्ताने का थोड़ा टाइम देना चाह रहे हैं और उस दौरान कोई डील कराना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि देखो, डील करने, मैं यही बात लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डील मेकिंग इज एन आर्ट। उसमें होता क्या है कि आप स्ट्रेंथ की जगह से हमेशा डील करते हैं। या इवन ये भी हुआ है मुख्तलिफ जंगों के अंदर कि लोगों ने चंद इंच की जमीन के ऊपर भी जंग करने की कोशिश की है कि हम स्ट्रेंथ की जगह से नेगोशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। जेलेंस्की का पॉइंट सिर्फ ये था उस पूरी मीटिंग में, वो बार बार ये बात बावर करने की कोशिश करता रहा है कि हम भी चाहते हैं कि पीस हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्ट्रेंथ की जगह से हो। हम इससे पहले कि हम एक मुज़ाकराती मेज पर बैठें, अपने तमाम स्ट्रेंथ के पत्ते इस्तेमाल कर चुके हुए हों, ताकि उसके बाद जो डील बने वो बड़ी फेवरेबल हो दोनों साइडों के लिए। अभी अगर हम इस मुकाम के ऊपर सिर्फ रशिया को ये कह देंगे कि जितनी जगह तुम जीत चुके हो इसी जगह पर बस वो कर लो, डील कर लो, तो यूक्रेन कहते हैं मेरा क्या फायदा है इसके अंदर, यानी मैंने तो वो जगह खो दी। तो हम्म। ये डील मेकिंग कौन सी हुई? ये तो मैं जंग हार गया। नहीं ठीक है, देखिए अब बात ये है ना कि वो जो एक ये कोई एक मतलब अमेरिका जो है और ये जो यूरोप जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ये एक कोई कौन वन बॉडी तो नहीं है ना ऑपरेशन, ठीक है। अब बात ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि उसको पैसे, मतलब यूरोप को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए थी कि अमेरिका को इस वक्त ट्रम्प को क्या चाहिए कि वो ये दिखा सके कि मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले आऊंगा, क्योंकि थिंग्स आर, नंबर्स आर ऑल ऑन द अदर साइड, राइट। आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा वैसे। क्या आपके ख्याल में क्या ट्रम्प ये चाहेगा कि वो जंग खत्म हो जाए और पुतिन जो है वो विक्ट्री क्लेम कर ले अपनी जगह पे? कोई भी नहीं, वो भी नहीं चाहेगा। नहीं, नहीं, वो वो ये तो अभी, चाहता है।
वो एग्जैक्टली यही चाहता है जिब्रान। यही तो बात अजीब है कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। वो पुतिन के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। उसका इस दुनिया में अमन कायम करने का, रखने का एक हुँ, अपना जहन है। वो समझता है कि मेरा जहन दुरुस्त है। वो जितनी उसको इंटेलिजेंस, वो अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की मुकाबले में पुतिन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसका सबूत वो इसलिए पिछली मुलाकातों में दे चुका है। बाकायदा उसने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स नहीं मानता। उसका एक अपना अंदाज है चीज़ों को लेके चलने का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस अंदाज में कामयाब नहीं होगा। वो हुँ, कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास ताकत बहुत है। अमेरिका के सदर के पास ताकत बहुत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो इस पूरी वैल्यू स्ट्रक्चर को पहले दिन से कभी समझा ही नहीं है कि दुनिया में ये जो वैल्यूज की जंग है, इसकी भी कोई औकात है इन जंगों के अंदर। ये अच्छा जंगें ठीक है। सिर्फ चंद जोग्राफियाई हदूद की जंगें नहीं हैं। ये आइडियोलॉजिकल जंगें हैं। और इन आइडियोलॉजिकल जंगों के अंदर हमें सही जगह पे खड़ा होना चाहिए। वो इस चीज को सिरे से किसी खाते में ही नहीं लाता है, और हम भी नहीं लाते। हम भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के भी जाविया नज़र यही होता है कि ये सब जो है ना, चंद वही बात है, बादशाहों की आपस में खिलवाड़ हो रहे हैं, हमें बस अपनी साइड चूज करनी चाहिए। मैं लोगों को इसी तरफ लाना चाहता हूँ कि नहीं, इस दुनिया में अखलाकियात का एक रोल है। थोड़ी सी देर के लिए आप अगर फ़िलिस्तीन को एक साइड पर रखें, जो बहुत कंफ्यूजिंग मामला है वेस्टर्न ममालिक के लिए, या उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड पे कर दें। उसके अलावा आप वेस्ट को देखें, हर जगह पर वो बेहतरी की जगह पे खड़ा हुआ होता है बिलमुकाबिल चाइना के और रशिया के। वो हुँ, ठीक है, कुछ लव बॉम्बिंग कर रहे हैं आजकल दुनिया को, अफ्रीकी ममालिक को, इस्लामी ममालिक को, क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं। मगर हुँ, उनका वैल्यू स्ट्रक्चर भयानक है। ठीक है, वो वैल्यू स्ट्रक्चर हम कभी नहीं दुनिया में देखना चाहेंगे आता हुआ। ये वैल्यू स्ट्रक्चर जो वेस्ट का है, ये आला तरीन है। इसके फ़वाइद हम देखते हैं, जो लोग वेस्ट में जाते हैं वो देखते हैं, हम जो उनसे इंटरफेस करते हैं हम देखते हैं। और ये हुँ, एक्चुअली इस्लाम के वैल्यू सिस्टम के बहुत करीब है। एक आप यस, सेक्सुअल मामलात को सिर्फ अगर साइड पे रख दें, वो एक या बड़ी गलती हुई है उनसे। लेकिन उसके अलावा बाकी सारा वैल्यू स्ट्रक्चर हमसे मैच करता है। ट्रंप इसको उखाड़ के फेंकने जा रहा है। इससे दुनिया हुँ, का बड़ा नुकसान होगा। और डर सिर्फ यही है कि जिस तरह का वो प्लान कर रहा है, एक रेगुलर, यानी कि 4 साल के बाद वो हो सकता है ना जाए पावर से। वो कुछ आइन में ऐसी तरमीमें करना चाहता है कि जिसके हुँ, नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट ही से इज़ एक ऐसा होल्ड ऑन टू। परवाना जारी करवा ले कि नहीं भाई, 2 टाइम्स के बाद भी अब इलेक्ट हो सकते हैं। तो यार मुमकिन है कि वो फिर सब कुछ करे, रेगिंग भी कराए, हर चीज़ कराए। जिस तरह पहले उसने 2020 के इलेक्शन में पूरी कोशिश की है कि रेगिंग से उसके लिए चंद हज़ार वोट बना लिए जाएँ कहीं से। वो पूरा इंडिया देता रहा अपनी नहीं तकरीरों के देखिए, अंदर इस एक बात तो आपकी स्पॉट ऑन है कि ट्रम्प चूँकि देखिए कारोबार का बड़ा कम साथ होता है इख़लाकियात से, ठीक है ना? कारोबारी ज़हन का, कारोबारी ज़हन इख़लाकियात को साथ लेके नहीं चलता जिस तरह एक आम बंदे के मद्देनज़र होने चाहिए या एक वो। तो ये तो हुँ। सही है कि और इसमें सही और गलत की बात नहीं है कि कोई बाइडेन इससे अच्छा था। लेकिन बहरहाल उसके अख़लाकियात का एक रोल था जिसको वो जैसे समझता था उसको उसका डिसीज़न इख़लाकियात के बेस पे हो रहा है, चाहे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और बाज़ केसेज़ में इस पर ना, डिसीज़न इसके लिए वे आउट है यूक्रेन के लिए ना। वो वे आउट बड़ा अच्छा फरीद ज़करिया ने दिया है ना, जो बड़ा हुँ, ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीएनएन पे उनका प्रोग्राम भी है बाकायदा। जी। वो ये बताते हैं, वो कहते हैं देखिए ट्रंप जो है ना, वो बड़ा ही एक वो मैड किंग टाइप के जो लोग होते हैं ना, उस टाइप की पर्सनैलिटी रखता है। इसको हुँ, आके आपने 20 जुमले आपने उसकी तारीफ के करने हैं, और हुँ, एक बीच में अपना जुमला स्लिप कर देना है। इसके लिए वो मिसाल पेश करता है किंग ऑफ जॉर्डन की ना, कि किस तरीके से उसके ऊपर जोर दे रहा था पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रंप, कि आप इन फिलिस्तीनियों को लेंगे ना, जो इधर से गजा से हम निकालेंगे, उनको आप हाँ, कबूल करेंगे। तो वो 2 मिलियन लोग, तो कहता है वो सुनता रहा, और हर थोड़ी देर के बाद वो तारीफें करता रहा ट्रंप की, आपका विजन जो है वो सर आंखों पे, और कमाल कर दिया, प्रेज के लायक हैं, और ये और वो है। और अल्टीमेटली माना किस बात पे, कि हम 2000 कैंसर वाले बच्चों को गजा से कबूल कर लेंगे। या इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ जबरदस्त जी, आप मान गए, ठीक है, कर करके वो मामला खत्म हो गया। तो वो कहता है यस, अब भी रास्ता यही है फरीद ज़करिया, कि एक तो ये कि पहले ही इसको ये पूरा स्टडी करके आना चाहिए था कि मैंने ट्रंप से कैसे एंगेज करना है। हुँ, दूसरा वो कहता है कि आप अगर चर्चिल को स्टडी करें, जिसने जंग अज़ीम दोम के अंदर जब एफडीआर को अपनी साइड पे लाना था, क्योंकि अमेरिका तो अभी तक जंग अज़ीम दोम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यस, लेकिन बरतानिया को नजर आ रहा था कि उसके अलावा चारा कोई नहीं है अगर हम अमेरिका को जंग में ना घसीट के लेकर आए। तो कहता हाँ, है, चर्चिल कहता है कि मैंने किसी महबूब ने अपनी महबूबा के हर हर अदा को इतना स्टडी नहीं किया होगा जितना मैंने एफडीआर की अदाओं को स्टडी किया। हुँ, कहते हैं ऐसे तैयारी करके आपको आनी होती है जब आपको काम कराना होता है अपना। तो या अभी तरीका ये है
कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कन्विंस करे कियर स्टारमर को, क्योंकि कियर हम्म, स्टारमर के साथ या फ्रांस के जो ये है मैक्रोन है उसके साथ और बाकी लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पर्सनल लेवल के ताल्लुकात अच्छे हैं सदर अमेरिका के, ट्रंप के। हम्म, तो उनके एक किस्म की किंग्स विस्परर बने वो लोग, वो जाके उसको कान में कोई ऐसी बातचीत करें कि देखिए अभी फिलहाल हम ये करते हैं, फिर वो करेंगे, होगा अल्टीमेटली वही जो आप चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कर कुर के कुछ मामला करना पड़ेगा, वरना प्रोबेबिलिटी इसी की है कि यूक्रेन विल केव इन अगर अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जो कि इस पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान होगा। और अमेरिका का भी हम्म। नुकसान होगा सिर्फ ट्रंप की वजह से, उसको समझ नहीं आएगा कि मेरा नुकसान हुआ है एक्चुअल में, ये मेरी को पता नहीं है, लेकिन दैट्स द वे ऑफ थिंग्स। देखिए ये तो जी, ज़ेलेंस्की की बात को यहाँ पे छोड़ते हैं, गजा पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से आप मुख्तसर कोई या, बात करते हैं या वक्त काफ़ी हो गया उसको बाद में करें। हाँ बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि देखिए ये जो ये जो वॉर स्टार्ट हुई है इसको सबने कहा था कि ये दिस कैन एस्केलेट, अगर कोई थोड़ी सी भी इसकी मैकेनिक्स चेंज हो गई ना तो एस्केलेट भी हो सकती है। ठीक है ना? इसके लिए अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ कहाँ से वेपनरी नहीं परचेज की, किस किस मुल्क ने वेपन नहीं भेजे, ठीक है ना, टू सपोर्ट दिस होल थिंग। हम्म। उन्होंने रैली किया सबको। इससे पहले अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इन्होंने हालात ऐसे बना दिए थे कि पुतिन को प्रियम्प्ट करना पड़ा अटैक करके, ठीक है, या जो भी वजह थी। असल में हो ये रहा है कि जो मैंने कहा ना, जो कौमें डिसीजन नहीं ले सकती हैं, जिनका कोई हुई वाली बात है, दे आर आइदर द मेन्यू और द पेट, वो वो सिर्फ यही कह सकते, उनको नहीं समझ आ रही, उनको नहीं, वो उनका कोई स्टैंड पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करता इस पूरी उसमें। किनका, सॉरी? ये जो वो कौमें हमारी तरह की, जिनका कोई हाँ मतलब लेना देना नहीं है, वो देयर ओनली कंसर्न कि हमें रोटी कहाँ से मिलेगी भाई। दिस इज द हाँ। ओनली थिंग देयर एट, एंड जिसकी ये वजह यू से कैंट शायद एक्चुअली जिंदगी। ब्लेम देम फॉर दैट, यानी कि वही बात है कि हमें जब खाने की पड़ी हुई है तो बाकी सारी बातें तो बाद में आती है ना। हाँ मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि वो ड्राइव कर रही है आपके बहुत सारे सेंटिमेंट्स को भी इस हवाले से। वो आप उतनी क्लैरिटी से देख नहीं रहे कि मतलब वही वाली बात के वे ऑफ लाइफ जो वो है, वो तो कभी भी कोई यहाँ पे नहीं चाहेगा भाई। मतलब आपने कोशिश करके भी देख ली, आटे में नमक के बराबर लोगों ने कभी इसको बाइट नहीं किया इस आइडिया को, मतलब पाकिस्तान में भी, इवन फॉर दैट मैटर। किसकी वे ऑफ लाइफ? रशिया की, कम्युनिज्म अमेरिका की? की, कम्युनिज्म की। हाँ हाँ। मतलब कोई उसको एक्सप्लेन करते हुए ना उनको वो ऐसा लगता था कि वो कह रहे थे कि यार बस, मतलब वो कुछ सेल करने के था भी नहीं, और अदरवाइज भी आपकी लिबर्टीज पे ये बड़ा डायरेक्ट हमला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझा था कि ओवर टाइम वो चीज खत्म हो गई है ना, मतलब अब रशिया नो लॉन्गर प्रोफेसेस दैट काइंड ब्रांड ऑफ थिंग्स। उसके पास तो पावर भी नहीं रही। अब तो वहां पे ओलिगार्क्स रहते हैं, मतलब विच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो हम्म। प्रोलेटेरिएट शायद ओलिगार्क्स में चेंज हो गया उसकी उस पे। लेकिन बहरहाल, तो अभी रशिया वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा था वो वाले सारे वाइब्स, जिसकी वजह से शायद बंदा उस फ्रेम में उसको ले नहीं सका। तो मैं बस इतनी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ सही है। बाकी ये कि मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में शायद कोई फ़वाइद हासिल हों, जंग ख़त्म हो जाए, जंग बंद हो जाए, उसकी वजह से दुनिया में प्राइसेस बेहतर हो जाएं, क्योंकि यूक्रेन हाँ, बड़ी ग्रेट बास्केट। बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं जो यूक्रेन से ही आती हैं सारी दुनिया को, और हाँ, रशिया से यूरोप को बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बंद हुई हुई हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में शायद फ़वाइद हों, लेकिन मैं जो जो चीज़ देखता हूँ ना वो है इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसको इन चीज़ों का नुकसान होगा, उस पूरे वैल्यू स्ट्रक्चर को नुकसान होगा जो कि अभी तक इस दुनिया में चल रहा है किसी ना किसी दर्जे में। फ़िलिस्तीन के साथ, गज़ा के साथ क्या मामलात हैं, उसको फिर हम हम्म, ऐसे ही करते हैं कि किसी और टाइम पे मौजू बना लेते हैं, कल इसी टाइम पे बना लेते हैं, क्योंकि वो भी हाँ, मेरा ख्याल है तफसील मांगेगा। उसमें भी मेरा ख्याल है लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, और हम एक्चुअल में मगरिब का सारा किरदार उसी एक जंग से मुंसलिक करके देख रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि बाकी जगहों पे उनका क्या रोल है। बाकी जगहों पे वो हर जगह मुस्लिम ममालिक को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उनको हर तरह की एक्सेसेस दे रहे होते हैं, तालीम में सपोर्ट कर रहे होते हैं, एड दे रहे होते हैं, तरह तरह की और चीज़ें होती हैं, जिसको हमारे यहाँ एक वतीरा बना हुआ है ना कि हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज में ही पोर्ट्रे करना है। नहीं नहीं, वो तो हमें हम्म, अपना बाजगुजार रखना चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं, वो अपना वे ऑफ लाइफ यहाँ पे लाना चाहते हैं, सब कुछ इसलिए हो रहा है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का पॉजिटिव एंगल्स भी हैं, तो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन फ़िलिस्तीन वाले मसले को और गज़ा के ऊपर जो ट्रंप ने अभी हाल में जो हरकतें कुछ की हैं, उनको मौजूद बहस बनाते हैं कि वो मामला किस तरफ जाएगा। यूक्रेन के ऊपर मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मजीद ये कि उसके ऊपर भी डेवलपिंग सिचुएशन है, कोई और खबरें आती रहेंगी तो उस पर हम अपना तबसरा करते रहेंगे।
बिल्कुल ठीक है। और गज़ा के केस में मेरा ख़्याल में एक जो चीज़ अभी हमें शुरू कर देनी चाहिए थी, वो वही है कि वो जो इस सारे इश्यू का जेनेसिस है ना, उसको डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो हमारी शिकायत है, हम शिकायत ही कर सकते हैं फ़िलहाल कि भई आप इस मामले में बहुत ज़्यादती करते हैं मुसलमानों से, ग़ज़ा के केस में ना। आपने बड़ी मेहरबानियाँ भी की हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल ही जो है ना, सारे एक ही इस सफ़ में खड़े होके इनकार कर देते हैं किसी भी हमदर्दी भी दिखाने से। तो उसकी एक बैकग्राउंड है, वो भी ज़रूरी है। वो ये तो नहीं करेगा कि ख़्यालात बदल दे, लेकिन मेरा ख़्याल में लोगों को ये सोच का मौका ज़रूर देगा कि भई ये भी एक हकीकत है जिसको आपने सिर्फ़ अपने बुग़्ज़ की वज़ह से उसको वो किया हुआ है, ओवरलुक किया हुआ है। और उस हिस्ट्री का भी शाखसार है ना, आप आज के दौर में तो ज़िंदा नहीं है ना, इससे पहले हुँ। भी आए हैं लोग, तो उसको अलहदा से देख लेंगे, तो बिल्कुल सही है। और इंशाल्लाह फिर बात होती है सर। ओके जी, अल्लाह अ, हाफ़िज़।